नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई यानी एरीगेशन। तो सबसे पहले हम एरीगेशन की परिभाषा देखेंगे कि पौधों को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई की क्या आवश्यकता पड़ जाती है पौधों को, तो वो देखेंगे हम। सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है पौधों को, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहला पॉइंट, पौधों की वृद्धि के लिए। पौधों की वृद्धि के लिए दूसरा जो पॉइंट है, पौधों को सूखा से बचाने के लिए तीसरा जो पॉइंट है, भूमि में उपस्थित यानी मृदा में उपस्थित लवणों को उदासीन करने के लिए फसलों को पाले से बचाने के लिए। चौथा पॉइंट, फसलों को पाले से बचाने के लिए सबसे पहले हमने एरीगेशन की डेफिनेशन देखी। पौधों को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल क्या कहलाता है? सिंचाई। फिर हमने सिंचाई की आवश्यकता देखी, पौधों को क्यों आवश्यकता पड़ती है सिंचाई की। तो सबसे पहला पॉइंट है पौधों की वृद्धि के लिए। दूसरा जो पॉइंट है, पौधों को सूखा से बचाने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है, मृदा में उपस्थित लवणों को उदासीन करने के लिए। और जो चौथा पॉइंट है, फसलों को पाले से बचाने के लिए। तो हमने सिंचाई की आवश्यकता देखी, सिंचाई की डेफिनेशन देखी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पौधों के लिए जल की आवश्यकता। पौधों के लिए जल की आवश्यकता। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, जल जीव द्रव्य के रूप में पाया जाता है। जल जीव द्रव्य का मुख्य अवयव है। दूसरा पॉइंट है, पौधों को ऊर्जा देने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। और चौथा पॉइंट है, बीज अंकुरण के लिए। पौधों के लिए जल कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट देखा, जल जीव द्रव्य के रूप में अवयव में पाया जाता है, पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। और तीसरा पॉइंट देखा हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। और चौथा पॉइंट है बीज अंकुरण के लिए। अब हम देखेंगे फसलों में जलमांग। चौथा पॉइंट, फसलों में जल मांग। तो फसलों में जल मांग देखेंगे क्यों आवश्यकता होती है। यह जल की वह मात्रा होती है जो फसलों को उगने में आवश्यक होता है। यानी जलमांग हम किसे कहते हैं? यह फसलों की वह मात्रा होती है जिसमें फसलों को उगने में आवश्यकता होती है। अब इसका सूत्र देखेंगे हम। जलमांग निकालने का सूत्र है WR बराबर IR प्लस PR प्लस SM। तो WR का क्या मतलब है? तो WR का मतलब है वाटर रिक्वायरमेंट यानी जलमांग। WR बराबर जल मांग। IR का क्या मतलब है? एरीगेशन रिक्वायरमेंट यानी सिंचाई
की आवश्यकता। पीआर का मतलब क्या होता है? पीआर का मतलब है प्रभावी वर्षा, प्रभावी वर्षा। और एसएम का क्या मतलब है? सोइल मॉइस्चर यानी मृदा नमी। हमने फसलों में जल मांग भी देखी। जल मांग हम किसे कहते हैं? यह फसल की वह मात्रा होती है, यह जल की वह मात्रा होती है जो फसलों को उगने में आवश्यक होता है। इसका जो सूत्र है, वाटर रिक्वायरमेंट बराबर एरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस प्रभावी रिक्वायरमेंट प्लस सोइल मॉइस्चर। इसे हम वाटर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। अब हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा पॉइंट है फसलों में सिंचाई की आवश्यकता, यानी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता यानी कौन कौन सी फसल में कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गेहूं में जल मांग कितनी होती है? 450 से 300 mm जल की आवश्यकता होती है गेहूं को उगने के लिए। जौ को कितनी होती है? 250 से 300 mm। सरसों को कितनी होती है पानी की आवश्यकता? सरसों को 250 से 300 mm। चना को कितनी आवश्यकता होती है जल की? तो चना को होती है 200 से 250 mm। नेक्स्ट हम देखेंगे मक्का में जल मांग कितनी होती है? तो मक्का में होती है 500 से 800 mm। नेक्स्ट हम देखेंगे गन्ना में सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है उगने के लिए, तो इसमें होती है 1500 mm से 2500 mm। उसके बाद चावल में जल मांग धान या चावल, इसमें जल मांग कितनी आवश्यकता होती है? 900 से 2500 mm। हमने फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता देखी कितनी कौन कौन सी फसलों को कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो गेहूं के लिए 450 से 300 mm, जौ के लिए 250 से 300 mm, सरसों के लिए 250 से 350 mm, चना के लिए 200 से 250 mm जल की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए 500 से 800 mm होती है। गन्ना के लिए 1500 से 2500 mm होती है, यानी सबसे ज्यादा गन्ने में क्या है जो सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो जल की मांग होती है वाटर रिक्वायरमेंट की, तो वो कितनी होती है? 1500 से 2500 mm। लास्ट है धान या चावल जिसमें 900 से 2500 mm जल की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे सिंचाई के प्रमुख साधन, यानी सिंचाई के कौन कौन से साधन है, किन किन साधनों से हम सिंचाई करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधन में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? हस्तचलित साधन। तो हाथों से चलाए गए हुए जो साधन है उनको बोलते हैं हस्तचलित साधन, जैसे ढेकली और बेड़ी। ये दोनों जो साधन है सिंचाई करने के, ये हाथों के द्वारा चलाए जाते थे। नेक्स्ट है पशु चलित साधन। साधन में कौन कौन से आते हैं? एक होता है चरस और दूसरा होता है रहट। ये दोनों जो साधन होते हैं सिंचाई के करने के लिए, ये पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है पवन चक्की या पवन चलित साधन यानी हवा के द्वारा चलाए गए साधन जिससे सिंचाई होती है। तो वो कितनी हवा की आवश्यकता होती है? तो 16 मील प्रति घंटा वायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शक्ति चलित साधन। इसमें कौन कौन से आते हैं? जो बिजली के द्वारा चलाए गए हुए साधन, यानी जो साधन बिजली से चलते हैं। तो इसमें कौन कौन से? एक तो होता है विद्युत पंप और एक होता है डीजल पंप। पांचवी जो विधि है सिंचाई करने की वो है सोलर ऊर्जा
स्रोत स्रोत। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें? राजस्थान का पहला स्थान है इसमें सौर ऊर्जा में, यानी सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम सिंचाई के साधन। अब हम सिंचाई के साधन देखेंगे, कौन कौन से साधन होते हैं जिनसे हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई के साधन, तो कौन कौन से साधन है? सबसे पहला जो पॉइंट है, नहरों द्वारा सिंचाई करना। दूसरा है तालाबों के द्वारा। तीसरा है कुएं द्वारा सिंचाई करना। चौथा पॉइंट है नलकूप द्वारा सिंचाई करना। पांचवा पॉइंट है जिनसे हम सिंचाई करते हैं झरने के द्वारा। और लास्ट जो पॉइंट है वो है झीलों द्वारा सिंचाई करना। हमने सिंचाई के कौन कौन से साधन है वो हमने देखे। सबसे पहला पॉइंट है नहरों द्वारा सिंचाई करना। दूसरा है तालाबों द्वारा सिंचाई करना। तीसरा जो पॉइंट है कुओं द्वारा सिंचाई करना। चौथा जो पॉइंट है नलकूपों द्वारा सिंचाई करना। पांचवा जो पॉइंट है झरनों द्वारा सिंचाई करना। और छठा है झीलों द्वारा सिंचाई करना। अब हम इन पॉइंटों को एक एक करके पढ़ेंगे, कौन कौन सी सिंचाई के साधन है उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम नहरों द्वारा सिंचाई करना। नहरों द्वारा सिंचाई करना, नहरों को पानी सिंचाई के लिए अच्छा माना जाता है, यानी सिंचाई के लिए नहरों का पानी सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। नहरों को द्वारा भारत में सिंचाई किन किन राज्यों में की जाती है? तो नहरों के द्वारा भारत में सिंचाई तो कौन कौन से राज्यों में होती है? पहले नंबर पर आता है पंजाब, दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा और तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। भारत में कितना परसेंट नहरों से सिंचाई की जाती है? तो भारत में 40% भाग पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। अब हम देखेंगे राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई कौन कौन से जिलों में की जाती है? पहले नंबर पर आता है हनुमानगढ़ और दूसरे नंबर पर जो आता है श्री गंगानगर। तो राजस्थान में किस नहर से सिंचाई सबसे ज्यादा की जाती है? नहर कौन सी है वो? तो जो नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की जाती है, यानी जो इंदिरा गांधी नहर है वो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ये राजस्थान है, ये श्री गंगानगर और ये वाला पार्ट हनुमानगढ़। तो जो इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है वो इस बार हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, फिर श्री गंगानगर से होते हुए बीकानेर पहुंचती है। बीकानेर से ये जैसलमेर पहुंचती है, और जैसलमेर से लास्ट पॉइंट है उसका बाड़मेर। यहां तक ये नहर जाती है। फिर इसकी कुछ शाखाएं बढ़ जाती हैं अनेक जिलों में। नेक्स्ट हम देखेंगे तालाबों से सिंचाई कहां पे की जाती है? सबसे पहले हम देखेंगे भारत में तालाबों से सिंचाई कहां की जाती है?
दूसरे नंबर पे आता है उड़ीसा, और तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भारत में तालाबों से इन 3 राज्यों में सिंचाई की जाती है, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। राजस्थान में तालाबों से कहां सिंचाई की जाती है? तो राजस्थान में भीलवाड़ा में। भारत में कितने % तालाबों से सिंचाई की जाती है? तो भारत में तालाबों से सिंचाई कितने % की जाती है? 10%। और राजस्थान में कितने % की जाती है? 1.5% तालाबों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुओं द्वारा सिंचाई। कुएं द्वारा सिंचाई। भारत में भूमिगत जल स्रोतों का अच्छा साधन है ये। भारत में भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत है ये। भारत में कितने % सिंचाई कुओं से करते हैं? तो भारत में 30%। सॉरी, देश भारत में कितने % करते हैं? 30%। और राज्य में कितने % करते हैं? राजस्थान में कितने % करते हैं? 60%। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं से करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है। राजस्थान में कौन से जिले में सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई होती है? तो सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई कौन से जिले में करते हैं? अलवर में सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई होती है। नेक्स्ट हम सिंचाई का साधन देखेंगे, नलकूप। कौन सा? नलकूप जो है वो भूमिगत जल का दूसरा स्रोत है। विश्व में सबसे ज्यादा नलकूप भारत में ही है। विश्व में सबसे ज्यादा नलकूप कहां पर है? भारत में। गहराई से जल निकालने की सबसे अच्छी विधि है। गहराई से जल निकालने वाला अच्छा स्रोत है ये। कितनी गहराई तक हम ये जल निकाल सकते हैं? तो ये 120 से 150 मीटर तक हम नलकूपों से जल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम झरनों द्वारा सिंचाई करना। झरनों के द्वारा सिंचाई करना, यानी झरनों से कहां पे सिंचाई की जाती है, कितने % की जाती है, वो हम देखेंगे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सिंचाई किस साधन से होती है? झरनों से की जाती है। राजस्थान में झरनों से सिंचाई जयपुर और अजमेर में भी पुष्कर। इस वाले भाग में हम झरनों से सिंचाई करते हैं। झीलों के द्वारा सिंचाई कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखेंगे झीलों के द्वारा सिंचाई करना, वो भी कहां? राजस्थान में। तो राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। जो पहली झील है वो है खारे पानी की झीलें। और दूसरी जो झीलें हैं वो है मीठे पानी की झीलें।
सबसे पहले हम देखेंगे खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हुई। सबसे पहली है डीडवाना। डीडवाना ये कहां पड़ती है? नागौर में। दूसरी है सांबर, ये कहां पड़ती है? जयपुर, अजमेर और नागौर, इन तीनों की सीमा पे पाई जाती है। सबसे बड़ी झील है ये राजस्थान की। नेक्स्ट नमक उत्पादन इसी झील से करते हैं, इसी झील से करते हैं। नेक्स्ट कौन सी झील है? लुणकसर, तो ये कहां पे पड़ती है? बीकानेर पे, बीकानेर में। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथे नंबर की झील फालोदी। फालोदी ये कहां पड़ती है? तो ये जोधपुर में पड़ती है। और जो लास्ट झील है वो है पंचभद्रा झील, तो ये कहां पड़ती है? बाड़मेर में। इसकी खासियत क्या है? ये सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील है। खारी झील होने का कारण क्या है? इसका सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाई जाती है यहाँ पे। और कितने परसेंट पाया जाता है? 98.5%। अब हम देखेंगे मीठे पानी की झीलें। तो सबसे पहली है जयसमंद झील। जयसमंद झील ये कहां पड़ती है? उदयपुर में, उदयपुर। नेक्स्ट हम देखेंगे राजसमंद झील। राजसमंद झील तो ये कहां पे पड़ती है? राजसमंद में, राजसमंद में। नेक्स्ट हम देखेंगे आना सागर झील। आना सागर झील तो ये कहां पे पड़ती है? अजमेर में। नेक्स्ट हम झील देखेंगे नक्की झील। नक्की झील तो ये कहां पड़ती है? माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू कहां पे पड़ता है? सिरोही में, सिरोही में। नेक्स्ट जो झील है वो है राणा प्रताप। राणा प्रताप, जवाहर सागर, जवाहर सागर। और जो लास्ट है वो है गांधी सागर। गांधी सागर ये तीनों झील कहां पड़ती हैं? कोटा में। हमने झीलों को देखा, झीलों के द्वारा सिंचाई कहां की जाती है वो भी देखेंगे। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, एक होती है खारे पानी की झीलें, एक होती है मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झीलें हैं वो है डीडवाना, नागौर। सबसे ज्यादा नागौर में पाई जाती हैं खारे पानी की झीलें। सांबर, जयपुर, अजमेर, नागौर की जो सीमा पे पाई जाती है। सबसे बड़ी झील है ये, नमक उत्पादन इसी झील से किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखी लुणकसर। लुणकसर कहां पड़ती है? बीकानेर में। नेक्स्ट हमने देखी फालोदी। फालोदी जोधपुर में पड़ती है। और पंचभद्रा बाड़मेर में पड़ती है झील। यह सबसे खारी झील है, इसे आधी मीठी आधी खारी झील भी बोलते हैं। सॉरी, यह सबसे खारी झील है। इसमें सबसे खारी झील होने का कारण क्या है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड है वो 98%, 98.5% पाई जाती है। इसमें नमक उत्पादन सिर्फ मिलिट्री के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंचाई की विधियां। सिंचाई के साधन देखे हमने। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंचाई की विधियां। तो कौन कौन सी विधियां होती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे धरातलीय के आधार पर, यानी धरातल के आधार पर यानी धरातल के आधार पर कितने प्रकार की विधि होती है सिंचाई की? तो सबसे पहली है प्रवाह विधि। प्रवाह विधि, तो प्रवाह विधि के बारे में देखते हैं। यह विधि उस जगह काम में लेते हैं जहां की धरातलीय
जो धरातल है वो समतल हो, इस विधि को समतल धरातल पर काम में लेते हैं। जहां पानी की मात्रा सर्वाधिक हो, नेक्स्ट हम देखेंगे पानी की मात्रा सर्वाधिक हो। पानी का सर्वाधिक नुकसान होता है इस विधि से, पानी का सर्वाधिक नुकसान होता है, पानी का सर्वाधिक नुकसान होता है। सबसे ज्यादा किस फसल में लेते हैं इस विधि को? तो सबसे ज्यादा धान में, धान में सबसे ज्यादा इस विधि को काम में लेते हैं। देखेंगे क्यारी विधि। तो हमने प्रवाह विधि पढ़ी धरातल के आधार पर, अब हम देखेंगे क्यारी विधि। दूसरे नंबर की विधि है ये क्यारी विधि। क्यारी विधि की क्या खासियत है? भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है ये। भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है ये धरातलीय भूमि। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह सिर्फ धरातलीय भूमि में ही काम में लेते हैं। क्यारी विधि की क्या खासियत है? भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है यह विधि। सिर्फ धरातल यानी समतल जो धरातल होता है उस भूमि पे ही काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरे नंबर की विधि नाली विधि। नाली विधि, इसमें जो पहला पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग उन फसलों में लिया जाता है जिनकी बुवाई मेड़ पर की जाती है। इसका सर्वाधिक उपयोग समुद्री तटों के आसपास करते हैं। इस विधि का सर्वाधिक उपयोग फसलों में, कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग करते हैं? इस विधि का सर्वाधिक उपयोग गन्ना फसलों में, गन्ने की फसल में सबसे ज्यादा करते हैं। नाली विधि की क्या खासियत है? इस विधि का प्रयोग उन फसलों में लिया जाता है जिनकी बुवाई मेड़ पर की जाती है। नेक्स्ट में देखा इसका सर्वाधिक उपयोग समुद्री तटों के आसपास करते हैं। इस विधि का सर्वाधिक उपयोग गन्ने की फसल में सबसे ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुंड विधि। कौन सी? कुंड विधि। कुंड विधि, तो कुंड विधि की क्या खासियत है वो देखेंगे हम। इस विधि से पूरे खेत में पूर्व मेड़ के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इस विधि में
विधि में 25 से 30%, 25 से 30% जल की बचत हो जाती है। किसकी? जल की बचत हो जाती है। पूर्ण विधि की क्या खासियत है? इस विधि से पूरे खेत में फूड व मैट के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इस विधि में 25 से 30% जल की बचत हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे थाला विधि। कौन सी? थाला विधि। थाला विधि। इस विधि में फल वृक्ष व फूल वाले वृक्ष फूल वाले वृक्ष फूल वाले वृक्षों में काम में लेते हैं। इस विधि में दूसरा पॉइंट क्या है? इस विधि में थाला गोलाकार व चौकोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इस विधि में पौधे के तने पौधे का तना सीधे पानी के संपर्क में आता है। पानी के संपर्क में आता है, जिसके कारण रोग व कीट होने का खतरा ज्यादा होता है। यानी इस विधि में रोग व कीट होने का खतरा ज्यादा होता है। देखेंगे क्यारी विधि। तो हमने प्रवाह विधि पढ़ी धरातल के आधार पर। अब हम देखेंगे क्यारी विधि। दूसरे नंबर की विधि है ये क्यारी विधि। क्यारी विधि की क्या खासियत है? भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है ये। भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है ये धरातलीय भूमि। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह सिर्फ धरातलीय भूमि में ही काम में लेते हैं। क्यारी विधि की क्या खासियत है? भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है। यह विधि सिर्फ धरातल यानी समतल जो धरातल होता है उस भूमि पर ही काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरे नंबर की विधि नाली विधि। नाली विधि। इसमें जो पहला पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग उन फसलों में लिया जाता है जिनकी बुवाई मेड़ पर की जाती है। इसका सर्वाधिक उपयोग समुद्री तटों के आसपास करते हैं। इस विधि का सर्वाधिक उपयोग फसलों में कौन सी फसलों में इसका उपयोग करते हैं? इस विधि का सर्वाधिक उपयोग गन्ना फसलों में गन्ने की फसल में सबसे ज्यादा करते हैं। नाली विधि की क्या खासियत है? इस विधि का प्रयोग उन फसलों में लिया जाता है जिनकी बुवाई मेड़ पर की जाती है। नेक्स्ट में देखा इसका सर्वाधिक उपयोग समुद्री तटों के आसपास करते हैं। इस विधि का सर्वाधिक उपयोग गन्ने की फसल में सबसे ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्ण विधि। कौन सी?
पूर्ण विधि, पूर्ण विधि। तो पूर्ण विधि की क्या खासियत है वो देखेंगे हम। इस विधि से, इस विधि से पूरे खेत में, पूरे खेत में पूर्व मेड, पूर्व मेड, पूर्व मेड, मेड के माध्यम, माध्यम से, माध्यम से सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। इस विधि में, इस विधि में 25 से 30%, 25 से 30% जल की बचत हो जाती है। किसकी? जल की बचत हो जाती है। पूर्ण विधि की क्या खासियत है? इस विधि से पूरे खेत में फूड व मैट के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इस विधि में 25 से 30% जल की बचत हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे थाला विधि। कौन सी? थाला विधि, थाला विधि। इस विधि को, इस विधि में फल वृक्ष व फूल वाले वृक्ष, फूल वाले वृक्ष, वाले वृक्ष, फूल वाले वृक्ष, वृक्षों में काम में लेते हैं। इस विधि में दूसरा पॉइंट क्या है? इस विधि में थाला गोलाकार, गोलाकार व चौकोर, चौकोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इस विधि में, इस विधि में पौधे के तने, पौधे का तना सीधे पानी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, जिसके कारण रोग व कीट होने का खतरा ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। यानी इस विधि में रोग व कीट होने का खतरा ज्यादा होता है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। नमस्कार।